नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बिहार दरोगा परीक्षा 2023 के लिए जो एसपीडी पब्लिकेशन की बुक लॉन्च हुई है, अभी मार्केट में आ चुकी है, उसके हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो बुक है आप सभी दरोगा अभ्यर्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रैक्टिस सेट में आपको कितने प्रश्न आपने सही कर पाए, आपका स्कोर कितना रहा है, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जुड़ करके इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, किया गया था। यानी दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा ब्राज़ील में, स्विट्जरलैंड में और स्टॉकहोम में। तो दोस्तों, आपको बता दें जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, स्टॉकहोम में क्या हुआ था, 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जिसमें कुल दोस्तों 119 देशों ने जो इसमें भाग लिए थे, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था सबसे पहली बार 1972 में हुआ था, और 119 देश इसमें कुल भाग लिए थे। और उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि पृथ्वी दिवस जो है हम किस तिथि को मनाते हैं। इसके लिए पास 4 ऑप्शन है, 22 मार्च, 22 जनवरी, 22 अप्रैल और 15 अक्टूबर। तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व ओजोन दिवस संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है ये हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है वो 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि जैविक घटक का जिनमें से कौन सा भाग जो वो नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और वायु। यानी दोस्तों, इसमें वायु जो है ये जैविक घटक का जो है ना ये भाग नहीं है, जबकि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है, जबकि वायु जो है इसका भाग नहीं है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओजोन परत को नष्ट किया कौन करता है। दोस्तों, ओजोन परत जो है हमारे वायुमंडल में जो समताप में पाई जाती है, ओजोन परत जो हमारी जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको बचाने का काम करती है। तो वही प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि ओजोन परत को नष्ट कौन करता है। दोस्तों, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो CFC जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, हानिकारक गैस होती है जो ओजोन परत को नष्ट किया करती है। यानी कि ऑप्शन में डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी। दोस्तों, आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ पर की गई थी। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था। और दोस्तों, ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये जो हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है। 1992 में प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था, आप बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दें जो क्योटो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपको 1997 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा होता है। दोस्तों, जो पारा से प्रभावित अंग होता है प्रदूषण से, इससे जो प्रभावित हमारा अंग होता है शरीर का ये मस्तिष्क होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय जल नीति जो है इसकी घोषणा कब की गई थी, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, 2002 ईस्वी में। यानी कि 2002 ईस्वी में क्या हुई थी, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं इससे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी आपको वीडियो में प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। दोस्तों, सॉरी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये कब हुआ था, आपको 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी। दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है ये कब लागू की गई थी, 1985 में, 1986 में, 1988 में, 1990 में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति जो है जो लागू की गई थी ये 1990 में राष्ट्रीय वन नीति 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
पाइतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों पाइतंत्र जो है, इसका पाइतंत्र इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों ये जो किया था एजी टॉन्सले के द्वारा पाइतंत्र का प्रयोग जो है सबसे पहली बार किया गया था। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कब हुआ था? दोस्तों जो भोपाल में क्या होता है, यूनाइट कार्बाइड फैक्ट्री थी, उसमें क्या हुआ था, भोपाल मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो रिसाव हो गया था, तो ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को जो है ये रिसाव हुआ था। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक अस्थायी जो पारिस्थितिकी है ये कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होता है, महासागर जो होते हैं वो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मई को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या है? दोस्तों पर्यावरण की जो क्रियात्मक इकाई है ये है पारितंत्र। यानी कि ऑप्शन में डी का होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो दोस्तों जो नदियों में जल प्रदूषण होती है उसकी माप जो हम लोग करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं? तो ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा के आधार पर क्या करते हैं, नदियों में जो प्रदूषण होती है उसकी जाँच की जाती है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत बड़े प्रश्न है। कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये कब प्रभावी हुआ था ये आपको बताना है। तो 2005 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रभावी रूप से काम करने लगा था। यानी कि ऑप्शन में डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है कितना होता है, ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है पृथ्वी का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होने वाला मुख्य कारक कौन सा है? दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे जो प्रभावित होने वाले मुख्य कारक होते हैं वो क्या होते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होने वाले जो मुख्य कारक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो वायु प्रदूषक शीशा होता है ना, इससे प्रभावित जो अंग होता है वो कौन सा होता है, हमारा उदर जो होता है यानी कि पेट है, ये हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित होने वाला अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था CO2 को कम करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? दोस्तों जो पारितंत्र होता है इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। यानी कि ऑप्शन में ठीक क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो सर्वप्रथम रीटर के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? दोस्तों सर्वप्रथम जो ग्रीन हाउस गैस थी इसकी संकल्पना सबसे पहले किया था वो जोसेफ फोरियर के द्वारा जो है ये इसकी अभिकल्पना की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 22 मई को, 21 मार्च को और 22 मार्च को। तो दोस्तों जो विश्व वन दिवस है ये कब मनाते हैं हम लोग? तो हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, विश्व वन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? दोस्तों जो विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध जो होता है ये रेड डाटा बुक से होता है। यानी दोस्तों रेड डाटा बुक में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी विलुप्त हो रहे प्राणी होते हैं उसके नामों को इसमें दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों जो विश्व जल दिवस है प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत सरकार ने सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण दिवस कब लागू किया था? दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? 1986 में जो है भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। यानी कि ऑप्शन में डी का होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में बात कर रहे हैं और एक होता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये अलग है और वो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो अलग था। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो वो 5 जून को मनाते हैं, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये प्रत्येक
वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है। तो दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ये क्या होता है, ग्रीन पीस होती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है इसकी घोषणा 2004 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है बेंगलुरु में स्थित। कहाँ पे, बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुँचाता है। तो दोस्तों आपने संगमरमर को जो निर्माण से ऐतिहासिक इमारत है जैसे कि ताजमहल हो गया, उसको सबसे अधिक हानि जो पहुँचाता है वो कौन पहुँचाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो दोस्तों ये क्या करती है, जो संगमरमर होते हैं उसको हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि जैसे अम्ल वर्षा होती है जो संगमरमर को क्या करते हैं, हानि पहुँचाती है, उसको पीला करने में यही जिम्मेदारी उठाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अपघटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। दोस्तों अपघटक के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं ये आपको बताना है। तो ये देखिए कवक और जीवाणु दोस्तों क्या होते हैं, ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन में डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस का कारक नहीं है वो है ऑक्सीजन, जबकि जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण होते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कारक जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, तो ऑक्सीजन जो दोस्तों क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है प्रत्येक वर्ष में कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, यानी कि जो दोस्तों जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, यानी ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, मानवकृत, देवकृत या समाजकृत। तो दोस्तों से कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं देखिए 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस प्रकार दोस्तों ये तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें तत्व कितने हो गए, 18। यानी दोस्तों क्या होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो 5वें आवर्त होते हैं इसमें कितने तत्व होते हैं, तो 18 तत्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन में सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके 17वें वर्ग जो होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए हेलोजन्स, अक्रिय गैस, क्षार धातु और कैल्कोजन। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जो 17वें वर्ग हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों यूरेनियम जो होता है ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो धातु जो होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारा। पारा दोस्तों क्या होता है, जो धातु होती है वो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इनमें से कौन सा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका भी आंसर क्या होता है, पारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त होते हैं इसमें कुल कितने तत्व होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस प्रकार ये तत्व होते हैं। तो इसमें देखिए 6ठे तत्व में आप वहाँ से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों 6ठे में कितना हो गया, 32, यानी क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहते हैं। तो दोस्तों जो शून्य समूह होते हैं वो वर्ग जो सारणी के समूह होते हैं वर्ग 18 को क्या कहते हैं, शून्य समूह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो दोस्तों जो सोडियम धातु होती है बहुत अभिक्रियाशील होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन में डुबो कर रखते हैं जिससे क्या इसमें आग नहीं पकड़े। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होती है।
तो दोस्तों जो कौन सी ऐसी धातु होती है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, आपका ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो दोस्तों इन 3 ऑप्शन में से जो तीनों क्या होते हैं वो चाकू से काटी जा सकने वाली जो होती है वो धातु होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग, किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा धातु होता है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा धातु होता है इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। दोस्तों वो कौन सा होता है, ये होता है आयोडीन। दोस्तों आयोडीन जो होता है धातु होते हुए इसमें क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी की किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। दोस्तों जो आवर्त सारणी होती है इसमें किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें क्लोरीन जो होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। दोस्तों जो आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के गुणधर्म होते हैं ये क्या होते हैं, क्षारीय और अम्लीय प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, न्यूलैंस के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों जब न्यूलैंस ने अपना आवर्त सारणी दिया था तो न्यूलैंस के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो कुल 56 तत्व थी। जो न्यूलैंस के समय जो तत्व ज्ञात किए गए थे उसमें कुल कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों से क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैग्लीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों आपने देखा था अभी न्यूलैंड थे तो न्यूलैंड के समय जो तत्व ज्ञात थे वो 56 थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि मैग्लीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मैग्लीफ के समय जो ज्ञात तत्व हैं उसकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों उसकी संख्या कितनी है, 63 थी, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो दोस्तों हीलियम जो होता है ना ये एस ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हीलियम जो होता है एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, जबकि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो होती है वो किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं। तो ये पी ब्लॉक के सदस्य होते हैं। जितने भी अक्रिय गैस हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक के सदस्य होते हैं, जबकि हीलियम क्या होते हैं, वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों आवर्त सारणी में क्या होते हैं, आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो जो परमाणु आकार में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वो होता है कौन सा, घटता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब भी आधुनिक सारणी में हम किसी तत्व के ऊपर या नीचे जाएंगे, ठीक है, ऊपर या नीचे जाएंगे तो उसके परमाणु आकार में क्या होगा, जो इसका परिवर्तन होगा ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अक्रिय गैस की संख्या कितनी है। दोस्तों जो अक्रिय गैस है वो कितनी है, टोटल 6 जो है दोस्तों वो क्या है, अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अक्रिय गैसों की संयुक्ता कितनी होती है। दोस्तों अक्रिय गैस जो होती है इसकी संयुक्ता कितनी होती है, 0 होती है। ऑप्शन में क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा अक्रिय गैस है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में करते हैं। तो आर्गन जो दोस्तों क्या होता है, आर्गन गैस का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, विद्युत बल्ब में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। दोस्तों किसी भी तत्व के जो परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा को किसे अलग करती है। दोस्तों आपने आधुनिक आवर्त सारणी को देखा होगा, उसमें जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसे किसे अलग करती है, ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा होती है वो धातुओं क्या करती हैं, अधातुओं से अलग करती हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है इसकी संख्या होती है, कितनी होती है ये बताना है, ये समान होती है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है। दोस्तों जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन होता है वो क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ये क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है। तो दोस्तों जो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन होते हैं वो क्या होता है, आयोडीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है।
तो दोस्तों कौन सा ऐसा अकेरिया गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? दोस्तों वो क्या होता है, रेडॉन जो है दोस्तों ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि इसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अकेरिया गैस कौन सा है? दोस्तों जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अकेरिया गैस है ये क्या होता है, ऑर्गन जो दोस्तों क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अकेरिया गैस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आर्गन की खोज किसने की थी? दोस्तों आर्गन की खोज की गई थी वो रैमजे के द्वारा जो है आर्गन की खोज की गई थी, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अकेरिया गैस कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक यौगिक जो बनाते हैं वो अकेरिया गैस वो कौन सा होता है? जेनॉन जो दोस्तों क्या है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अकेरिया गैस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस अकेरिया गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में करते हैं? तो दोस्तों कौन सा ऐसा अकेरिया गैस है जिसका उपयोग हम लोग रेडियोथेरेपी में करते हैं कैंसर इलाज के लिए? तो दोस्तों का रेडॉन का प्रयोग करते हैं हम लोग, अकेरिया गैस जो है रेडॉन, इसका प्रयोग हम लोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों आर्गन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, ऑप्शन में सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों हीलियम जो होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, हीलियम को छोड़कर सभी अकेरिया गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों जो हीलियम को छोड़कर सभी अकेरिया गैसों के जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह बताना है। तो दोस्तों कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी दोस्तों जितने भी अकेरिया गैस हैं उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस पुस्तक का प्रैक्टिस सेट 5 और 6 को यहीं कवर कर लिया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको कितने प्रश्न को आपने सही कर पाए और आपका स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।